बैक माई चैनल लेट्स लर्न। आज हम लोग गुप्तोत्तर काल के संबंध में अध्ययन करेंगे पीसीएस 2022 की बहुकिल पे प्रश्नों को। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है, हर्ष के निम्न अधिकारियों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अवंती, कुंतल, स्कंदगुप्त, सिंहनाद। तो अवंती युद्ध और शांति का अधिकारी होता था, सही है। अवंती युद्ध और शांति दोनों इसके द्वारा किया जाता था। कुंतल अश्व सेना को जो प्रधान होता था उसे कुंतल कहा जाता था। हस्ती सेना का प्रधान स्कंदगुप्त हो, हर्ष के समय में जो था। अवंती, कुंतल, स्कंदगुप्त। और नागरिक प्रशासन का प्रमुख सिंहनाद नहीं था, ये गलत है। तो अश्व सेना का जो प्रधान था वो कुंतल था। युद्ध और शांति का जो अधिकारी था उस समय वो अवंती नाम था उसका। और स्कंदगुप्त जो था हस्ती सेना का प्रधान था, तो डी गलत है। निम्न से किस पल्लव शासक के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने कांची की यात्रा की और काफ़ी समय तक वहाँ रहा था? तो ये नरसिंह वर्मन प्रथम था उस समय। इसने ह्वेनसांग ने वर्णन किया है कांची की यात्रा जब की थी उस समय वहाँ पे नरसिंह वर्मन प्रथम था, ये पल्लव शासक था। तीसरा प्रश्न में, तो निम्न से कौन कौन से शासक मंदसौर अभिलेख से संबंधित हैं? तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था, यशोधर्मन और कुमारगुप्त थे, और एक राजा और हैं बंधुवर्मन। तीन शासक थे जिनका संबंध था मंदसौर अभिलेख से, तो यशोधर्मन, कुमारगुप्त और बंधुवर्मन। 1, 2 और 3। भारत में चीनी यात्रियों के आने का सही क्रम क्या है? संगयून, फाहियान, ह्वेनसांग और एत्सिंग। तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, 319 बीस के आसपास सबसे पहले आया था। फिर संगयून आया था। फिर ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था, 604 से 47 के बीच में आया था। और उसके बाद एत्सिंग आया था। तो 2, 1, 3, 4। पांचवा देखते हैं मित्रों, उत्तरगुप्त वंश के निम्नलिखित राजाओं में कौन हर्ष का समकालीन था? तो हर्ष के समकालीन शासकों को देखेंगे तो माधवगुप्त उस समय हर्ष का समकालीन शासक था। उत्तरगुप्त वंश से माधवगुप्त। हर्ष ने कौन सी उपाधि ग्रहण की थी? तो हर्ष की जो उपाधि थी वो थी परम महेश्वर की उपाधि। ये पूछा गया प्रश्न है कि परम महेश्वर की उपाधि किसने ग्रहण की थी? तो हर्ष ने ग्रहण की थी परम माहेश्वर की उपाधि। सातवां देखते हैं मित्रों, कंबोडिया का अंकोटवार मंदिर किसको समर्पित है? तो ये विष्णु को समर्पित है। 8वां देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। वल्लभी मैत्रक शासकों की राजधानी थी, सही है कि मैत्रकों की राजधानी वल्लभी गुजरात में जो है। वल्लभी की स्थापना मैत्रक वंशी भट्टारक ने की थी, ये भी सही है। वल्लभी एक प्रसिद्ध व्यापारिक और शैक्षणिक केंद्र था। वल्लभी गुजरात में जो व्यापारिक केंद्र था, शैक्षणिक केंद्र भी था ये। मैत्रक शासक वंश के, तो सभी सही है इसमें तीनों। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, 9वां, निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। ह्वेनसांग के अनुसार गन्ना और गेहूं पश्चिम भारत में तथा धान मगध में उगाए जाते थे। तो गन्ना और गेहूं पश्चिम भारत की बात हो रही है और धान मगध में उगाया जाता था। इधर बारिश ज़्यादा होती थी, धान बारिश की ज़्यादा जरूरत होती थी, तो ये सही है, ह्वेनसांग ने सही वर्णन किया। दूसरा, ह्वेनसांग के अनुसार हर्षवर्धन ने अपने राज्य की आय को 4 हिस्सों में बांटा था, तो सही है। दोनों बातें यहाँ सही हैं। 10वां प्रश्न देखते हैं मित्रों, निम्नलिखित में अश्वमेध यज्ञ करता कौन है? अश्वमेध यज्ञ किन किन लोगों ने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था, पर्वतसेन प्रथम ने किया था, समुद्रगुप्त ने भी किया था, समुद्रगुप्त ने 2 किया था, पुलकेशिन प्रथम ने भी किया था, सभी ने किया। पुष्यमित्र शुंग, समुद्रगुप्त, पर्वतसेन प्रथम और पुलकेशिन प्रथम, यानी सब सही है, डी। 11वां प्रश्न देखते हैं, तो निम्न से किस स्रोत में हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का वर्णन है? तो जहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हराया था, तो पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था, तो पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख और ह्वेनसांग का यात्रा विवरण दोनों में भी मिलता है।
हर्षचरित में नहीं है, हर्षचरित में और बांसखेड़ा अभिलेख में भी नहीं वर्णन है। 3 और 4 इसमें वर्णन है। अगला देखते हैं 12वां प्रश्न, निम्न में से कौन सती प्रथा के विषय में अपनी आलोचना के लिए प्रसिद्ध है? तो सती प्रथा का आलोचना जो बाणभट्ट और मेघातिथि ने किया है, इसी के लिए दोनों प्रसिद्ध हैं। कालिदास ने नहीं किया है, माधव ने नहीं किया है। आलोचना के लिए प्रसिद्ध है मुख्य रूप से मेघातिथि और बाणभट्ट। 13वां प्रश्न देखते हैं मित्रों, निम्न में से किसने कश्मीर में अपने अभियांत्रिक क्रियाकलापों से झेलम नदी के मार्ग को नियंत्रित कर दिया था? ये पूछा गया प्रश्न है। सुई थी, इनका नाम था सुई। इन्होंने अभियांत्रिक क्रियाकलाप यानी इंजीनियरिंग की पद्धति से झेलम नदी के मार्ग को नियंत्रित कर दिया था उस समय कश्मीर में। सुई सामान्य परिस्थिति में उसी उत्तराधिकार में स्त्री धन का प्रथम अधिकार था। ये किसे कहा गया है? पुत्रियों को कहा गया है कि सामान्य परिस्थिति में किसी उत्तराधिकार में स्त्री धन का प्रथम अधिकार पुत्रियों को है। पुत्र को नहीं, स्त्री धन की बात हो रही है, यानी पत्नी के धन पर पुत्रियों का अधिकार बताया गया है सामान्य परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति अलग। 15वां प्रश्न देखेंगे मित्रों, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हैंसांग आया था, तो फेमस है। गुप्तोत्तर काल में घटित निम्न घटनाओं पर विचार करें। 16वां देखते हैं, तो विकेंद्रीकरण एवं क्षेत्रीयता का भावना का आविर्भाव। विकेंद्रीकरण एवं क्षेत्रीयता, ठीक है, विकेंद्रीकरण एवं क्षेत्रीयता की भावना का आविर्भाव हुआ, सही है। गुप्तों के पतन के पश्चात सेन, चौहान, गढ़वाल जैसे वंशों का उदय हुआ। नहीं, ये तो बहुत बात की बात है, सेन, चौहान, गढ़वाल वंश, तो केवल एक सही है। 17वां, हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठभाग पर किसका अंकन है? तो सोने के सिक्के के पृष्ठभाग की बात करें तो उस पर जो है शिव और पार्वती का अंकन है, शिव और पार्वती का। इससे पता चलता है कि ये शक्ति को मानता था। 18वां, निम्न में से कौन सी रचना हर्ष द्वारा रचित नहीं है? तो हर्ष की जो प्रमुख रचनाएं हैं बाणभट्ट की, हर्षचरित बाणभट्ट की है। रत्नावली प्रियदर्शिका नागानंद, हर्षचरित बाणभट्ट की है ये, तो उसका दरबारी कवि था। 19वां प्रश्न देखते हैं मित्रों, सही उत्तर का चयन करना है। असोम का प्राचीन नाम कामरूप, यानी असम यानी असोम का प्राचीन नाम कामरूप है, सही है। इस वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक पुष्यवर्मन था, जिसने प्राग ज्योतिषपुर को अपनी राजधानी बनाया था, एकदम सही है। असम में प्राग ज्योतिषपुर जिला है आज भी। पुष्यवर्मन था प्रथम महत्वपूर्ण शासक। भास्कर वर्मन इस वंश का अंतिम महान शासक था। भास्कर वर्मन, पुष्यवर्मन प्रथम महत्वपूर्ण शासक और अंतिम भास्कर वर्मन, सही है सभी। 1, 2, 3 तीनों सही है। अधिकारियों को भूमिदान के माध्यम से भुगतान को मान्यता देने वाली प्रथम कृति थी, तो ये थी हर्षचरित, बाणभट्ट की हर्षचरित। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नहीं, राजनीति से संबंधित है। इंडिका में ऐसा कुछ नहीं वर्णन है। मनोविस्थिति धार्मिक संबंधित है। तो भूमिदान के माध्यम से भुगतान को मान्यता देने वाली प्रथम कृति जो थी वो बाणभट्ट का हर्षचरित थी, मान्यता दिया था। सातवाहनों ने शुरू किया था पहले, लेकिन मान्यता हर्षचरित से मिलता है। 21वां प्रश्न देखेंगे मित्रों, निम्न से किसने मनुस्मृति पर टीका लिखा है? तो मनुस्मृति पर काफ़ी लोगों ने टीका लिखा है, जिसमें मेघातिथि, भरूची, गोविंदराज, कुल्लुक भट्ट, इन सभी ने टीका लिखा है। मेघातिथि, भरूची, गोविंदराज और कुल्लुक भट्ट ने। आगे देखते हैं मित्रों, 22वां प्रश्न, 22वां देखते हैं, गुप्तोत्तर काल के सामाजिक सांस्कृतिक अवस्थाओं के संबंध में, सामाजिक और सांस्कृतिक अवस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भूमि निदानों की संख्या में वृद्धि हुई थी, ये सही है। जातियों की संख्या में भी वृद्धि हुई गुप्तोत्तर काल में, ये भी सही है। केंद्रीय नियंत्रण में वृद्धि हुई, ऐसा नहीं है। केंद्रीय नियंत्रण में वृद्धि हुई होती तो विभाजन ही नहीं होता। तांत्रिक क्रियाकलापों में वृद्धि हुई, ये सही है। ये पूछा गया प्रश्न है, पिछले वीडियो में भी आया था, ये किसी वीडियो में था। 23वां देखेंगे, पुष्पभूति वंश के शासकों में निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो पुष्पभूति वंश जही जिसका हर्षवर्धन शासक था, तो इसके पहले जो शासक थे आदित्यवर्धन थे, फिर प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन के जो पिता थे, तो आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन और हर्षवर्धन, ये सही है क्रम।
24वां देखते हैं एक सही सुमेलित नहीं है, सभी सुमेलित हैं, एक सुमेलित नहीं है, उसी को हमको ढूंढना है। भिलसा विदिशा, कानकुब्ज कानपुर, ये गलत है, कानपुर नहीं, कानकुब्ज। प्रतिष्ठान पैठण नाम, स्थानेश्वर थानेश्वर नाम, भिलसा का विदिशा, कानकुब्ज कन्नौज था। 25वां देखेंगे मित्रों, निम्न से नालंदा के किस विद्वत समुदाय ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रसार किया था? तिब्बत की बात है, जो नालंदा का विद्वान था, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रसार किया था, वह था, कई लोग थे, संत रचित थे, कमलशील थे, पद्म संभव थे, स्थिरमति थी, ये सभी थे। उनकी टीम जाती थी प्रचार के लिए बौद्ध धर्म का, तो तिब्बत में ये चारों लोग गए थे। 26वां प्रश्न देखते हैं, गुप्तोत्तर काल के किस शासक के बारे में कहा जाता है कि सत्ता पर आने के वक्त की परिस्थितियां प्राचीन काल के शासक अशोक और मध्यकालीन शासक अकबर महान जैसी रहीं? तो ये एक ही व्यक्ति के बारे में कहा जाता है, हर्षवर्धन के बारे में गुप्तोत्तर काल में। 27वां प्रश्न है, गुप्तोत्तर काल में के निम्न में से किस न्यायवेत्ता ने घोषित किया कि शूद्र प्रकृति से दास नहीं है? मेघातिथि ने कहा था गुप्तोत्तर काल में, ये न्यायवेत्ता थे। न्यायवेत्ता तो विज्ञानेश्वर और जीमूत वहाँ भी प्रश्न पूछा गया है कि मध्यकालीन विज्ञान विधिवेत्ताओं के नाम, या न्यायवेत्ता, तो विज्ञानेश्वर, जीमूत वहाँ और मेघातिथि महान विधिवेत्ता थे या न्यायवेत्ता थे। तो मेघातिथि ने लिखा था कि शूद्र प्रकृति से दास नहीं है। 28वां देखते हैं, तो निम्न से किस स्रोत से ज्ञात होता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन की हार हुई थी? तो एहोल अभिलेख से भी हमने ऊपर देखा कि एहोल अभिलेख से ये पता चलता है कि पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को हराया था। 29वां देखते हैं मित्रों, अफसड़ अभिलेख में किन शासकों की चर्चा हुई है? तो अफसड़ अभिलेख में मगध के जो उत्तरगुप्त शासक हुए हैं उनका वर्णन अफसड़ अभिलेख में मिलता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मित्रों, पूछे जाने की प्रबल संभावना है। 30वां देखते हैं, गुप्तोत्तर काल में कारा शासन था। कारा शासन तो एक प्रकार का जो भूमि चार्टर था, भूमि से संबंधित जो नियम थे, चार्टर थे, उसको कारा शासन कहा जाता था। 31वां प्रश्न देखते हैं मित्रों, हर्ष को बौद्ध धर्म की ओर किसने उन्मुख किया था? तो ये दिवाकर मित्र थे महोदय, दिवाकर मित्र महोदय ने हर्ष को बौद्ध धर्म की ओर उन्मुख किया था, जिससे हर्ष प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। 32वां देखते हैं मित्रों, गुप्तोत्तर काल में स्वर्ण सिक्कों का क्रमशः अनुपस्थिति एवं सिक्कों का क्षण दर्शाता है कि ये अर्थव्यवस्था को दर्शाने वाली चीज़ें हैं। तो ये दर्शाता है कि व्यापार का ह्रास हो गया था, वस्तुएं सस्ती थी, स्वर्ण सिक्के आवश्यक नहीं थे। गलत है, ऐसा नहीं है। स्वर्ण अनुपलब्ध था, अनुपलब्ध नहीं थे, मुद्रा आर्थिक शिथिल पड़ चुकी थी, आर्थिक शिथिल पड़ गई थी, ये सही है। व्यापार का ह्रास हो गया था, ये सबसे सटीक है। दोनों चीज़ सही है, लेकिन व्यापार का ह्रास हो गया था, इसीलिए सोने के सिक्कों की अनुपस्थिति हुई, उसको छिपा लिए लोगों ने, और सिक्कों का क्षरण भी हुआ, सोने के सिक्के कम ढाले जाने लगे। 33वां जो देखते हैं मित्रों, हर्षवर्धन कालीन प्रशासनिक खंड के विभाजन का एक मिनट, हर्षवर्धन कालीन प्रशासनिक खंड के विभाजन का सही क्रम है। तो उस समय था भुक्ति, विषय और पेट। सबसे छोटा जो था वो पेट था, भुक्ति विषय जिला को कहा जाता था, और सबसे छोटा जो था पेट। तो भुक्ति, विषय और पेट सही है। 34वां प्रश्न देखेंगे मित्रों, हर्षकालीन समाज के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करें। तो इस काल का समाज वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित था, नहीं, गलत है। ब्राह्मण कर्मणा श्रेष्ठता का दावा करते थे, जन्मना नहीं। एक मिनट, ये तीसरा देखते हैं, हमको गलत कथन की पहचान करनी है। तो इस काल का समाज वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित था, सही है। हर्ष काल में वर्णाश्रम व्यवस्था, 4 आश्रम थे। ब्राह्मण कर्मणा श्रेष्ठता का दावा करते थे, जन्मना नहीं, यानी कर्म से श्रेष्ठ मानते थे, जन्मना नहीं, ऐसा नहीं, गलत है। वो अपने आप को जन्म से श्रेष्ठ मानते थे ब्राह्मण। सी समाज में नहीं जातियाँ थी, ये सही है। सभी कथन गलत, ये तो गलत है। मोखरी वंश से संबंधित 35वां देखते हैं, मोखरी वंश से संबंधित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन की पहचान करें।
मोखरी वंश जो है सही कथन हमको ढूंढना है, तो ईशान वर्मा का है ये। मोखरी संवत चलाने का श्रेय ईशान वर्मा का, ये सही है। मोखरियों का इतिहास सर्ववर्मा के समय से प्रारंभ होता है, गलत है। मोखरी राष्ट्रकूट के सामंत थे, ये भी गलत है। सभी कथन सही है, सभी गलत है। मोखरी संवत ईशान वर्मा ने चलाया था। इनको सही सुमेलित करना है, सूची दी है और यहाँ मिलान करना है। संधि विग्रह नाम से संधि और विग्रह यानी युद्ध और शांति के मंत्री थे। महाबलादि के सेनापति को कहा जाता था। राजस्थानीय प्रादेशिक शासक जो थे उन्हें राजस्थी कहा जाता था और स्त्रियों के संरक्षक को यम चेट्टी कहा जाता था। यम चेट्टी यानी 1 2 3 4 सही है। 37वां कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है, तो कौशेय शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया गया है, ये पूछा गया प्रश्न है। 38वां प्रश्न बाणभट्ट हर्ष की तुलना भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन जैसे पात्रों से करता है। बाणभट्ट जो हर्ष का दरबारी कवि था, जिसने कादम्बरी लिखा था, ओ हर्ष चरित्र लिखा था, सॉरी। तो ये सभी मिथक किस युग से जुड़े हैं? जो भीष्म, द्रोण, कर्ण तो त्रेता युग में राम थे, द्वापर युग में कृष्ण थे, तो उस समय कृष्ण की समय की बात है, यानी द्वापर युग की बात है। निम्न कथनों पर विचार करें। चारों हमने वही बताया था, कृत, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चौथा कलयुग चल रहा है इसमें। निम्न कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। पहला है कदम वंश की स्थापना मेरू शर्मन ने की थी। मेरू शर्मन ने कदम वंश की स्थापना की थी, ये सही है। उनकी राजधानी वैजयंती या वनवासी थी, सही है, ये भी दोनों सही है। कदम्बों की राजधानी थी वैजयंती या वनवासी, दोनों सही है। अगला देखते हैं मित्रों, 40वां प्रश्न। यहाँ सूची दी है राजवंश, उनके संस्थापक का मिलान करना है। 40वां का तो वर्धन वंश, पुष्पविभूति वर्धन पहला। मौखरी वंश की स्थापना अभी हमने देखा ईशान वर्मा ने किया था, मौखरी वंश की स्थापना। और वाकाटक वंश की विंध्य शक्ति ने किया था, मैत्रेय का भट्टाग ने, ये हो चुका है, भट्टाग लोग पहले पढ़ चुके। तो यानी 4 2 3 1, 4 2 3 1, 4 2 3 1 यानी बी सही है। 41वां देखते हैं मित्रों, कौन सा कथन असत्य है? चालुक्य नरेश पुलकेशिनदित्य को नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया था, बिल्कुल सही है। पुलकेशिनदित्य ने हर्षवर्धन को हराया था और पुलकेशिनदित्य को नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया था, सही है। हर्षवर्धन को पुलकेशिनदित्य ने पराजित किया था, ये भी सही है। हर्ष एवं पुलकेशिन के मध्य संघर्ष की जानकारी ह्वेनसांग के विवरण, ह्वेनसांग ने इसका कुछ विवरण नहीं लिखा। ये पुलकेशिनदित्य के एहोल अभिलेख से पता चलता है, जो रविकीर्ति की रचना है, एहोल अभिलेख से पता चलता है, ये गलत है। ह्वेनसांग ने किसे शीलादित्य कहा है? तो ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन को शीलादित्य कहा था, ये पूछा गया प्रश्न है। शीलादित्य की उपाधि किसकी थी? 43वां प्रश्न है मित्रों, हर्ष ने अपनी बहन का विवाह इसमें हमको पूछना, सही उत्तर देना है। तो हर्ष ने अपनी बहन का विवाह गौड़ नरेश शशांक के साथ किया था, गलत है, शशांक के साथ नहीं किया था, वर्मन के साथ किया था। मौखरी नरेश गर्भवर्मा ने हर्ष के अग्रज राजवर्धन की हत्या कर दी थी, ये गलत है, दोनों गलत है, इनमें से कोई नहीं सही है, गलत है। पूछ रहा है कौन सा सही, तो दोनों सही गलत है, कोई नहीं सही है। 44वां देखते हैं, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना की थी। उपलक्ष्य में, किस उपलक्ष्य में किया था हर्ष संवत की स्थापना? तो उसमें अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में किया था, जैसे कनिष्क ने 78 ईस्वी में किया था शक संवत की स्थापना, उसी तरह से। 45वां देखते हैं मित्रों, निम्न से कौन हर्ष के दरबार से संबद्ध थे? तो हर्ष के दरबार से संबद्ध थे बाणभट्ट, जिन्होंने हर्षचरित लिखा है, बाणभट्ट थे। कालिदास तो नहीं संबंधित थे। 2 को ऐसे हम क्रॉस कर देंगे जहाँ 2 होगा, ये सभी, ये भी खत्म हो गया, बचा 1 या 1 3 4। अगर इनमें से एक और हो जाए तो हर्ष के दरबार में भर्तृहरि और मयूर, ये भी दोनों थे, तो ये 1 3 4 हो जाएगा। कुंभ मेला प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह हर्षवर्धन को दिया जाता है, कुंभ मेला प्रारंभ करने का श्रेय। गुप्तोत्तर काल में अग्रहार किसे कहा जाता था? ब्राह्मणों को दिए जाने वाली करमुक्त भूमि को अग्रहार कहा जाता था। 48वां देखते हैं मित्रों,
48 48 यहाँ रचना दिया है, उनके रचनाकार को होते हैं। प्रियदर्शिका रत्नावली बाणभट्ट की कादंबरी है। प्रियदर्शिका हर्षवर्धन की रचना है और नीति शतक भरथरी की है, सूर्य शतक मयूर का। नीति शतक भरथरी और सूर्य शतक मयूर का, यानी 2143 2143 बी उत्तर इसका होगा। 49वां देखेंगे मित्रों, स्मृति ग्रंथों को काल कर्मानुसार सजाना। सबसे पुराना स्मृति जो मनुस्मृति है, फिर याज्ञवल्क्य स्मृति 1 2 यानी 2 1 2 1 2 1 इसमें आता है 2 1, तीसरा नारद स्मृति, फिर बृहस्पति स्मृति लास्ट में। 50वां देखेंगे मित्रों, निम्न से कौन से हर्ष के भी अभिलेख हैं जो धार्मिक संस्थाओं को दिए गए भूमि दानों का उल्लेख करते हैं, यानी जो हर्ष ने भूमि दान दिया था उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका उल्लेख नालंदा अभिलेख में मिलता है और बांसखेड़ा अभिलेख में मिलता है, 2 जगह मिलता है, या 1 और 3। 51 देखेंगे मित्रों, गुप्तोत्तरकालीन भूमि संबंधी संरचना के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? भूस्वामी मध्यस्थ वर्ग का आविर्भाव था, अधीनस्थ कृषकों की समृद्धि, तो ये भी सही है। राजवंश का निर्बाध भूस्वामित्व, तो ना राजवंश का निर्बाध भूस्वामित्व नहीं था, कृषि भूमि का विस्तार हुआ, ऐसा ही है। भावनाओं प्रश्न देखते हैं। गुप्तोत्तर काल का 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य प्राचीन भारत में सामंतवाद के पहलू की व्याख्या करते हैं? तो राजा अपने अधिकारियों को वेतन के स्थान पर भूमि अनुदान देता था, सही है। कृषि का शूद्र कृषकों द्वारा किया जाता था, ये भी सही है। कुछ शक्तिशाली सामंतों के अपने उप सामंत होते थे, तीनों सही है। निम्न में से कौन से शब्द भूमि मापक के व्यंजक थे? द्रोणवाप था, तुल्यवाप था और निवर्तक था, रस्या नहीं था। 1 2 3। गुप्तोत्तर काल में किसे अछूत समझा जाता था? गुप्तोत्तर काल में अछूत समझे जाते थे चर्मकारों को और रथकार थे। स्वर्णकार को कभी अछूत समझा ही नहीं गया था। तो चर्मकार और रथकार 1 और 4 6। 55वां प्रश्न देखते हैं। फैंसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे? तो 10,000 शिक्षार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे, फैंसांग ने लिखा है। निम्न में से विधवाओं की संपत्ति संबंधी अधिकारों की किसने उदार व्याख्या की थी? याज्ञवल्क्य ने उदार व्याख्या की थी और सबसे कठिन मनु ने अनुदार व्याख्या की है। याज्ञवल्क्य ने विधवाओं की संपत्ति संबंधी अधिकारों की उदार व्याख्या की है। 57वां प्रश्न देखते हैं। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में सोने के सिक्के के लिए प्रयुक्त होने वाला दीनार शब्द जो लिया गया था वो लैटिन भाषा का शब्द है। दीनार लैटिन भाषा का शब्द है। 58वां देखते हैं। गुप्तोत्तर काल में सर्वाधिक आय निम्न में से किस क्षेत्र से प्राप्त होती थी? तो लगभग हर काल की बात थी कि भूमि से ही सबसे अधिक आय होती थी। आय का प्रमुख स्रोत भूमि होता था, यानी भू राजस्व। गुप्तोत्तर काल में रसायन एवं सुशेल नामक राजवैद्य किस वंश के साथ जुड़े थे? तो गुप्तोत्तर काल में यानी गुप्तों के बाद में वर्धन वंश था, या पुष्यभूति वंश भी जिसे कहते हैं, उससे सुशेल और रसायन राजवैद्य जुड़े हुए थे। 60वां देखते हैं। प्रियदर्शिका नागानंद रत्नावली जैसी रचनाओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। ये रचनाएं नाटक रूप में हैं, ठीक है। इन रचनाओं का रचनाकार अज्ञात, गलत। हर्षवर्धन है। प्रियदर्शिका नागानंद रत्नावली नाटक के रचनाकार हर्षवर्धन। केवल एक सही है। 61वां वल्लभी की मात्रा के संबंध में निम्न कथनों में क्या सही है?
तो वल्लभी के जो मैत्रक थे, हर्ष ने वल्लभी शासक ध्रुव सेन के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था। ऐसे ही अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी शासक ध्रुव सेन के साथ किया। वल्लभी सरदार भट्टारक धर्मपाल के सामंत थे। नहीं, वल्लभी का क्षेत्र कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ये भी गलत है। 62वां प्रश्न देखते हैं 62। उत्तर गुप्तकालीन अभिलेखों में प्रयुक्त निम्न शब्दों में से कौन राजस्व से संबंधित है? तो भाग, जो कि बलि कर भाग होता था, भोग विग्रह और ऊपरी कर राजस्व से संबंधित है। उत्तर गुप्तकालीन अभिलेखों में प्रयुक्त है से 1, 2, 4। हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया था। हर्ष और पुलकेशिन के बीच युद्ध किस स्थान पर हुआ था? तो नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को हराया था। अगला प्रश्न देखते हैं 65वां प्रश्न। निम्न में से कौन अंत्यक्ष नहीं है? तो चांडाल अंत्येज थे, नट को भी अंत्येज माना जाता था, यवन को, राजक को अंत्येज नहीं माना जाता। 66वां। गुप्तोत्तर काल में किसानों की बदहाली का मुख्य कारण क्या था? तो भूमि का उपसामंतीकरण, ये तो था कारण, लेकिन मुख्य कारण की बात हो रही है। वित्तीय एवं प्रशासकीय अधिकारों का हस्तांतरण, बेगारी प्रथा, भूमि के साथ साथ किसानों का हस्तांतरण, ये सबसे बड़ा कारण है। भूमि के स्थानांतरण किया था, तो उसके साथ साथ जो उसको जोतने वाले किसान होते थे उनका भी स्थानांतरण किया गया। 67 है। सामंतवादी प्रथा का महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुआ? कि जाति प्रथा में अस्थायी हस्तशिल्पियों का विकास, खेती योग्य भूमि में विस्तार हुआ। खेती योग्य भूमि में विस्तार हुआ, ये सबसे महत्वपूर्ण परिणाम हुआ सामंतवादी प्रथा का। 68 का मिलान करना है सूची से। निवर्तन, अर्घट, वापी और हट। तो निवर्तन भूमि माप की इकाई थी, निवर्तन। अर्घट सिंचाई की फारसी पहिया थी, फारसी पहिया। वापी छोटे तालाब को वापी कहा जाता था। हट जो आवर्ती बाजार होते थे, यानी 1, 2, 3, 4। 69 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अजंता के गुफा चित्र के विषय में सही नहीं है? अजंता के गुफा चित्र के विषय में सही नहीं है। जो दृश्य पृथक पृथक ढांचों में ना होकर एक दूसरे में मिले घुले मिले हैं, तो सही है। दूसरा है दृश्य स्वरूप से धार्मिक एवं पंथ निरपेक्ष दोनों हैं, ये भी सही है। गांधार का कला का प्रभाव दिखता है, ये गलत है। अजंता में गांधार कला का प्रभाव नहीं था। दृश्य ज़्यादातर जातक कथा को दर्शाते हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। दृश्य स्वरूप से धार्मिक निरपेक्ष दोनों है, ना होकर एक दूसरे से घुले हुए हैं, इस सबसे। गुप्तोत्तर काल में सामंतों के उनके शासक के प्रति क्या दायित्व थे? सैन्य सहयोग प्रदान करते, सामंत लोग आवश्यकता पड़ने पर सैन्य में सहयोग देते थे। शांति के समय प्रशासकीय एवं न्यायिक कार्य भी करते थे। वार्षिक भेंट देते रहते थे। व्यक्तिगत रूप से सम्राट को सम्मानित करना, ये भी काम था, सभी काम था। 71वां। निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। कुटुंबी में वे स्वतंत्र किसान होते थे। कुटुंबी उन किसानों को कहा जाता था जो भूमि के स्वामी थे और राज्य को अनेक प्रकार का कर देते थे, सही है। सिरीन जो थे वे किसान थे जो बटाई पर खेती करते थे। बटाई पर सिरीन, आज भी कभी के गाँव में कहा जाता है सिरीन, यानी बटाई पर खेती करने वाले किसानों को सिरीन कहते हैं। और स्वतंत्र किसान जो होते थे, जो जिनका अपना खेत होता था, उन्हें कुटुंबी कहा जाता था, यानी 1 और 2 दोनों सही है। बहत्तरवां देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें, सही उत्तर का चयन करें। तो 72वां देखना है। हर क्षेत्र में आदिवासी कृषकों का उल्लेख मिलता है। आदिवासी कृषक गुप्तकालीन अभिलेखों में शिल्पी यानी बढ़ई के खेत का उल्लेख है। गुप्तोत्तर काल में कृषि कार्य शूद्रों का व्यवसाय हो गया, ये भी सही है। तीनों सही कथन है।
ये सभी 73 से 77 तक कथन काम से संबंधित प्रश्न इनको देखते हैं। गुप्तोत्तर कृषि संरचना की विशेषता एक सामंती ढांचे का विकास है, क्योंकि इस काल में बड़े पैमाने पर भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग और आश्रित किसान वर्ग अस्तित्व में आए। बिल्कुल सही कथन और काम है, ये इसका उत्तर होगा। चौथा देखते हैं, गुप्तोत्तर काल में उत्तर भारत में कायस्थ जाति का विस्तार हुआ। ठीक है, क्योंकि भूमि अनुदानों की संख्या काफ़ी हो रही थी। सही ये भी है, भूमि अनुदानों की संख्या भी हो रही थी, लेकिन एक उचित कारण नहीं कि कायस्थ जाति का विस्तार इस कारण से हुआ। तो इसका उत्तर भी होगा। मतलब 75 देखते हैं, गुप्तोत्तर काल में शूद्र अधिकतर किसान थे। सही है, वैश्यों ने खेती पूरी तरह छोड़ी, यानी पूरी तरह नहीं छोड़ा। ये सही है, आर गलत है, यानी इसका उत्तर होगा सी। 76 देखते हैं, बौद्ध ग्रंथों की खोज में ह्वेनसांग लगभग 2 वर्ष कश्मीर में रहा था। सही है, तो क्योंकि उस समय कश्मीर बौद्ध विद्या के प्रमुख प्रसिद्ध केंद्र था। ये भी सही है, और कथन काम को स्पष्ट करता है ए। 77 देखते हैं, हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किया था। सही है, क्योंकि हर्ष महायान बौद्ध धर्म का संरक्षक था, इसीलिए। सही है, ए। 78वां है, हर्ष अपनी राजकीय आय को निम्न भागों में से किन किन भागों में बांटता था? 4 भागों में बांटता था। अमेरिक था राजा के खर्च के लिए। सही है, विद्वानों को भी देता था, ये भी सही, अधिकारियों के लिए भी देता था, और धार्मिक कार्यों के लिए, यानी चारों के लिए वो 4 भागों में बांटता था। 79 देखते हैं, ये सब सही होंगे। निम्न कथनों पर विचार करें, सही उत्तर का चयन करें। चीनी स्रोतों के अनुसार हर्ष एवं राजश्री साथ साथ कन्नौज के राज सिंहासन पर बैठते थे। ये सही है। दूसरा, हर्ष की अपनी राजधानी कन्नौज से थानेश्वर स्थानांतरित की। कन्नौज से थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। तो एक सही, आल गलत है, केवल एक सही। ह्वेनसांग के भारत आगमन के समय में चीन का शासक कौन था? जब ह्वेनसांग आया था तो जिसकी राजज्ञा का उल्लंघन कर वो भारत आया था। ताइसुंग ने मना किया था, फिर भी ये भारत आया था ह्वेनसांग। उस समय ताइसुंग महाशासन कर रहा था। निम्न में से किस शासक ने बोध गया के विहार और बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था? ये शशांक था, उसने बड़ी बेरहमी से बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था। 82वां, हर्ष के शासनकाल में ह्वेनसांग ने यात्रा का कालक्रम किया था। तो हर्ष जो के समय में ह्वेनसांग सबसे पहले नालंदा आया, फिर नालंदा बिहार से बंगाल गया, फिर बंगाल से बिहार से बंगाल, बंगाल से उड़ीसा गया, फिर स्वान ने कटक गया। 83वां, सही उत्तर का चयन करना है। गुप्तोत्तर युग में व्यापार का एक केंद्र उज्जैन से हटकर कन्नौज हो गया। हर्ष के समय में कन्नौज महत्वपूर्ण केंद्र हो गया था। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय युद्ध भी हुआ था। पाल प्रतिहार और बंगाल के पाल, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्र। महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल होने के कारण कन्नौज विभिन्न शक्तियों के आकर्षण के केंद्र था। ये भी सही है, यानी दोनों कथन सही है। पाल के अनुसार हर्ष की सेना सामंतों द्वारा दी गई सैनिक टुकड़ियों से निर्मित थी। हर्ष की जो सेना थी सामंतों की सैनिक टुकड़ियों से निर्मित थी। इस बात की पुष्टि किससे होती है? तो पुलकेशिन के एहोल अभिलेख से होती है। उसने लिखा है सैनिक टुकड़ियाँ, अस्थायी सैनिक टुकड़ियाँ नहीं थी। और बाढ़ के हर्ष के पास 85वां प्रश्न देखते हैं मित्रों। किस ग्रंथ में माप पद्धति के आधार पर कृषकों को निर्देश दिया है? माप पद्धति के आधार पर, तो ये बाढ़ का चरित्र नहीं, माप पद्धति के कृषकों को निर्देश दिया गया है। कालिदास के ऋतु संहार में नहीं दिया गया है। वराहमिहिर की बृहत संहिता में दिया गया है। बाढ़ पद्धति के आधार पर, माप पद्धति के आधार पर कृषकों को निर्देश, यानी बहुत राजस्व कर कैसे दिया गया, हमारे कोर्स में भी नहीं है। 86वां,
बाढ़ की हैसियत के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसमें 8 अध्याय हैं हर शरीर में तथा प्रथम अध्याय में हर्ष के जीवन तथा उसके परिवार के विषय में जानकारी है, सही है। 6वें और 7वें अध्याय में हर्ष के युद्ध तथा उसकी विजयों का उल्लेख है, ठीक है। 8वें अध्याय में विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बारे में जानकारी है, सही है। हर्षकालीन समृद्ध अर्थव्यवस्था के बारे में वो पुस्तक जानकारी प्रदान करता है। समृद्ध अर्थव्यवस्था की जानकारी नहीं देता हर्षकाल की। निम्न में से कौन चीनी बौद्ध यात्री चर्चा करता है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी 4 संप्रदायों आर्य महासंहिति, आर्य स्थविर, आर्य मूल सर्वास्तिवादी तथा आर्य सम्मतीय में विभाजित थे? तो ये इत्सिंग वर्णित करता है जो हिंसान के बाद आया था। 88वां, किस व्यक्ति ने हर्ष से आग्रह किया कि मेरे मन रूपी वस्त्र में जो स्नेह रूपी मल चिपका है उसे पर्वत शिखर से निकलकर आते हुए झरनों के निर्मल जल से धोने के लिए मैं संन्यास ग्रहण करना चाहता हूँ, अतः मेरे हाथ से राजत्व का भार तुम अपने ऊपर लो। ये राजवर्धन ने कहा था, हर्ष से आग्रह किया था हर्षवर्धन से कि लो, राजवर्धन ने कहा था। 39 है, निम्न युग्मों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। ब्रह्मवादिनी मंत्रों की रचना करने वाले को ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। सद्योदाध्याय उपनयन के बाद वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने वाले को सद्योदाध्याय कहा जाता था। और पुनर्भू विधि पूर्वक पुनर्विवाह करने वाली को पुनर्भू कहा जाता था। यानी 1, 2, 3 सभी सही हैं। उत्तरोत्तर काल समाप्त होता है मित्रों। अगले वीडियो में हम पूर्व मध्यकाल के संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली